हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो गुज़िश्ता कई महीनों से कह रहे थे आओ मुझे गिरफ़्तार करो, आओ मुझे पकड़ लो, अगर कर सकते हो तो पकड़ लो, तो आज नैब ने उनकी सुन ली और उन्हें ठोकर न्याज़ बेग जो कि मोटरवे इंटरचेंज है लाहौर की, वहाँ पर उनको पकड़ लिया। कहा यह गया कि उनको आज नैब में तलब किया गया था मगर वो नहीं आए और उन्होंने जो है पार्टी एक मीटिंग पर जाने को तरजीह दी। तो जब वो ठोकर न्याज़ बेग पर पहुँचे तो पुलिस और रेंजर्स वाले वहीं इंतज़ार कर रहे थे साथ नैब टीम के, और वहाँ से उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ़्तार कर लिया गया और कल इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा, जहाँ कल मरियम नवाज़ शरीफ की भी पेशी है, जो उनकी ट्रस्ट डीड के जाली होने के बारे में जो नैब ने एक नया केस बनाया है उसके बारे में। ये जो डील थी LNG की, अब अभी तक जो कहा जा रहा है कि केस ये है कि LNG जो टर्मिनल बनाया गया पोर्ट कासिम पर, उसमें एंग्रो को बिड दी गई और एंग्रो ने बिडिंग की, मगर हुकूमत पाकिस्तान ने ये कमिट किया कि उनको तकरीबन $2,30,000 पर ईयर जो है पाकिस्तान पे करेगा, मतलब पाकिस्तानी हुकूमत पे करेगी पर ईयर, और उससे नैब के मुताबिक जो है नुकसान हुआ है। ये केस है जब ये डील हुई फरवरी 2016 में, तो नैब ने उस वक्त भी एक इनिशियल इंक्वायरी की थी मगर उस इंक्वायरी को बंद कर दिया गया था ये कह कर के कि जो है जनाब ये इंक्वायरी हम बंद कर रहे हैं। खुद शाहिद खाकान अब्बासी एक मिनट, ये जो इंक्वायरी का आपने जिक्र किया ना, एग्जैक्ट मैं आपको अल्फाज बताता हूँ। नैब के जो DG जो कराची के रीजन के थे, उन्होंने कहा कि तवील बहस मुबासे के नतीजे में तय हुआ है कि इस जारी मंसूबे में इस मरहले पे नैब की मुदाखलत से कौमी नौइयत के इस मंसूबे को नुकसान पहुँचेगा, लिहाजा हमने इंक्वायरी दाखिले दफ्तर करने का फ़ैसला किया है। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा कि एंग्रो को LNG टर्मिनल का जो 15 साल का ठेका दिया गया है उसमें गैर शफाफियत है। फिर 3 साल बाद अक्टूबर 2018 में इसी नैब ने ये केस दोबारा खोल दिया। हाँ, दोबारा खोल दिया। तो और इस केस से मुंसलिक जो साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना है मिफ्ता इस्माइल, उनके लिए भी आज कराची में छापा मारा गया, क्योंकि उस वक्त जब ये केस हुआ तो वो बोर्ड के चेयरमैन थे स्विस सदर्न गैस कंपनी के, और कहा यह जा रहा है कि क्योंकि उन्होंने भी इस पोर्ट के अप्रूवल दी थी तो लिहाजा वो भी धरे जाएंगे। वो अभी तक धरे नहीं गए, उनके घर पे छापा मारा, फिर उनके फैक्ट्री पे छापा मारा है, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि जनाब ये सियासी इंतकाम है। स्टेट ऑयल के साबिक़ MD शेख इमरानुल हक के पीछे भी पुलिस जो है इस वक्त लगी हुई है। तो शाहिद खाकान अब्बासी के कुछ रीसेंट इंटरव्यूज़ जो हुए और बार बार उनसे पूछा जाता रहा कि LNG के बारे में आपको जो नैब कह रही है, सवालात भी भेजे जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि तकरीबन नैब ने मुझे 150 सवाल भेजे जिसके मैंने जवाब दिए, और न सिर्फ जवाब दिए बल्कि उन जवाबात को मैंने वेबसाइट पर भी डाल दिया ताकि लोग इस चीज़ से आगाह हो सके कि मैंने क्या जवाब दिए थे। और उन्होंने ये कहा कि जी मुझे पकड़ लें अगर मैंने कुछ किया है। ये जो आपने 150 सवालों की बात की, नैब का मौक़िफ़ मैं बता देता हूँ। नैब का ये कहना है कि 75 सवाल दिए गए उन्होंने 20 सवालों के जवाबात दिए और बाकी सवालों के लिए उन्होंने मज़ीद वक्त का तकाज़ा किया। हम वक्त देते रहे, उन्होंने मज़ीद वक्त का तकाज़ा किया, लिहाजा हमें। अच्छा, लेकिन 150 सवाल तो उनकी वेबसाइट पे पड़े हुए हैं। मैं अभी एक प्रोग्राम में देख रहा था तो एक एंकर जो है वो बाकायदा वो कह भी रहे थे कि 150 सवाल हाजिर नहीं हुए, लिहाजा हमें पकड़ना ही था उन्हें। हाँ, जाहिर है सर से पाँव तक जाहिर है नून लीग का एहतसाब हो रहा है, और खैर एहतसाब की नौइयत ही ऐसी है कि जो भी हुकूमत होती है वो अपोजिशन को छोड़ती नहीं है। अच्छा, इसमें नवाज शरीफ भी हैं इस केस में, आपको पता नहीं? वो तो नवाज शरीफ भी इस केस में हैं कि उनके होते हुए इख्तियारात का गलत इस्तेमाल हुआ और 15 मनपसंद कंपनियों को LNG टर्मिनल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। 2 साल पहले मतलब 2017 में अदनान आदिल साहब ने एक बहुत तफसील के साथ लिखा था एक आर्टिकल जिसका टाइटल है सावर डील, ठीक है। और अगेन ये टर्मिनल्स की बात नहीं हो रही, ये जो कतर
और उसके बाद जो गन वॉर के साथ LNG डील हुई थी उसके बारे में है। अगेन जितनी इसकी मुझे समझ आ रही है मैं कोशिश करूंगा कि आसान अल्फाज में, और आपके पास सामने भी है तो आप हेल्प कर सकते हैं इसमें, कि जो लार्जेस्ट एनर्जी डील जो पाकिस्तान की हुई है इन रीसेंट टाइम्स, ज़ाहिर 2017 में लिखा जा रहा है और बिला तफसरा बता रहा हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है, वो $20 बिलियन की LNG कॉन्ट्रैक्ट था कतर के साथ। 20 बिलियन जी, जिसमें आपने 2.7 मेट्रिक टन 75 मेट्रिक टन हर साल खरीदने थे LNG के। कीमत थी ब्रेंट ऑयल की एक बैरल, अच्छा ब्रेंट ऑयल की बैरल एक पेग है इंटरनेशनल ऑयल मार्केट्स में, ठीक है, कि इसका कितना फीसद, इसका कितना फीसद, ठीक है, उसकी 13.3% की कीमत पर आपने ये खरीदा। अच्छा 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, मतलब कि 15 साल तक आप इस प्राइस में लॉक्ड हैं, ठीक है। वही जो चंद साहब बात कर रहे थे सॉवरेन गारंटी की, आपकी सॉवरेन गारंटी, आप कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। अच्छा आज इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, मतलब कि 2017 में LNG की कीमत 10% है ब्रेंट की, मतलब कि जिस प्राइस में आपने डील की थी उस वक्त उससे 25%, पहले 13 रुपए की थी अब 10 रुपए की है तकरीबन, आप इस तरह सोच सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। और इनने कहा था कि अगर यही रेट चली तो आप हर दिन $1 मिलियन पर डे या 6 बिलियन ओवर अ 15 ईयर पीरियड डॉलर्स नुकसान खाएंगे। अच्छा ये क्या कोई रिवायती जो इस तरह की डील्स होती हैं LNG की, क्या ऐसी ही होती हैं? अगेन आर्टिकल के मुताबिक अच्छा सॉरी, उसके 8 महीने बाद, कतर ऑयल डील के 8 महीने बाद एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जनवरी 2017 में गन वॉर के साथ, कंपनी है जो रशियन कंपनी, उसमें 11% पर, मतलब कि वो 13 रुपए पे तो ये 11 रुपए पे, ठीक है, मतलब कि 15% कतर की डील से कम। अच्छा इसे 8 महीने की बात है, ठीक है। और उस वक्त आपको याद होगा कि ये कहा गया था कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से में सबसे कम रेट पर ये LNG उठाई है। ये गन वॉर वाली डील नहीं, नॉट गन वॉर, अच्छा, मैं कतर वाली। अच्छा, और ये कहा गया था कि माहिदा खुफिया रखना इसलिए ज़रूरी है कि कतर नहीं चाहता कि बाकियों को पता लगे और बाकी कहें कि जी उसको 5 रुपए की दिए तो मुझे हैं 7 रुपए की क्यों दे रहे हो। इंडिया ये ना बताने वाला, अब आगे इंडिया को शाहिद खाकान अब्बासी साहब हु वाज द पेट्रोलियम मिनिस्टर एट दैट टाइम, उन्होंने ये कहा था कि जनाब जो इंडिया को दे रहा है, इधर उधर दे रहा है, वो महंगी दे रहे हैं क्योंकि हमें वो है। ये सारा जो LNG का राइज हुआ है ना, ये 2010 के बाद हुआ, 2010 के बाद हुआ है। एक वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद वक्फे के बाद कोशिश करते हैं इसको समझने की और समझाने की, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। LNG की दास्तान हम सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहां पर पॉज हुआ था कि कतर से आपने ख़रीदे 13.3 में, उसके 8 माह बाद आपने 11 में ख़रीदा गन वॉर, और उस वक्त $35 था ऑयल, हाँ बिल्कुल, और आज जो है वो 60+, बिल्कुल। अच्छा अब जहां तक कॉन्ट्रैक्ट जो 15 साल के कॉन्ट्रैक्ट की बात है, अच्छा मार्केट गिर रही थी उस वक्त, ठीक है, तो यूजुअली जो ध्यान होता है किसी भी डील में कि अगर मार्केट गिर रही है, आपको पता है कि आगे आपको सस्ते में मिल सकता है, तो आप 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अच्छा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है ये भी देखना होता है ना, कि यार किस तरह की डील्स होती हैं LNG मार्केट में। अदनान आदिल साहब के मुताबिक ज़्यादातर शॉर्ट या मीडियम टर्म्स की डील होती है, यानी कि 30%, मतलब कि 5 साल की मुद्दत से कम। इसका ये मतलब नहीं कि लंबी डील्स नहीं हो सकती, लेकिन इसमें कतर का ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, पाकिस्तान का कम फ़ायदा हुआ है। क्यों? अच्छा सॉरी, नहीं, इसलिए कि इंडिया से जो डील हुई है वो लॉन्ग डील हुई है, और वो ज़्यादातर से जो जापान से हुई है या कोरिया से हुई है वो भी लॉन्ग डील है। मैं भी उन पे भी आ रहा हूँ। जापान और कोरिया के साथ क्यों डील हुई है, दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, ठीक है। अच्छा इनका कहना है कि बेहतर होता, ये नहीं कह रहे कि इसमें कोई 2 नंबरी हुई है, बेहतर होता कि आप 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते ताकि विदाउट पेनल्टी 5 साल के बाद आप उसको एक्सपायर कर देते, और हो सकता है कि नई कीमत पे डील करते, कम की कीमत में, या अगर उससे पाइप्ड गैस ज़्यादा सस्ता साबित हो रहा है तो आप अपनी एनर्जी मिक्स होती है ना सर, आप एक चीज़ पर तो नहीं डिपेंडेंट होते, तो आप अपनी एनर्जी मिक्स को चेंज कर सकते थे। अच्छा उस वक्त प्राइसेस इतनी हाई क्यों थी? जैसे आपने बात की 2010 से डिमांड और प्राइस बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि जापान में ज़लज़ला आता है, फुकुशिमा, और जापान और
साउथ कोरिया दोनों कहते हैं कि हमारे जो 40,000 मेगावाट के जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं यार, वो हम बंद कर रहे हैं, क्योंकि ये तो आपको पता है कि बड़ा मसला हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। और वो क्या करते हैं, गैस फायर्ड प्लांट्स पे जाते हैं। गैस कौन सा है, LNG, ठीक है। और वहां पर 15.5% ऑफ ब्रेंट, मतलब हमने तो 13.3 में डील किए ना यार, यहाँ पे 15.5 पे डील उन्होंने करने लगी। और अभी अबाउट 50% जो सारा एक्सपोर्टेड LNG है वो जापान और साउथ कोरिया को ही जाता है। तो मतलब प्राइस ऊपर थी, लेकिन 2015 में प्राइस दोबारा गिरने लग जाती है। 2016 की शुरुआत में कतर के इंटरेस्ट में है कि यार, वो तो उनकी तो कड़ी नजर है ना कि क्या प्राइस जा रही है ऊपर, उनका तो रोजी रोटी का सवाल है टोटल। वो कहते हैं यार बेहतर है कि अभी अगर हम 15 साल की डील लॉक कर देना यार, तो बी को वो पे 10 पे भी चला गया, 9 पे भी चला गया, हमें मिलने हैं 13.3, ठीक है। तो ये बनता है, ओके। और फिर ऑब्वियसली ऑल भी हैं इश्यूज, US शेल गैस वगैरह, उसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें कहते हैं कि अगेन अब वो आती है बात डेस्परेशन की, ठीक है, कि उस वक्त आपको याद है क्या सूरत हाल थी, हाँ, लोड शेडिंग 20 घंटे की, और आपको पता है कि दिन रात गालियां पड़ रही होती थी, और जायज़ यार, बंदा मतलब लोग पागल हो गए थे लोड शेडिंग से। तो वहाँ उन्होंने कहा कि यार कुछ भी कर लो, इसको हल करना है, ये हमारे सियासी मुस्तकबिल का मसला है। तो जब आप इस तरह की सिचुएशन में होते हैं, बिल्कुल आपसे मिसकैलकुलेशन भी हो जाती है। ये भी एक सवाल बनता है कि आपके पास कितने एक्सपर्ट्स हैं जो वाकई इंटरनेशनल ऑयल मार्केट को समझ भी सकते हैं। और अब देखें 2019 में या 2017 में रियर व्यू मिरर देख के कहना कि यार आपको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, कदर आसान होता है। देन ये है कि जापान अगर 15.5 पे ले रहा है, हाँ, टू द ब्रांड, तो जापान के तो, लेकिन शायद उनके कॉन्ट्रैक्ट थोड़े ज्यादा शॉर्ट टर्म भी थे। नहीं, ये भी हम नोट कर लें। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म होते तो फिर तो नीचे चले जाते ना उनके भी। हाँ। लेकिन स्टिल अगर वो ले रहे हैं तो बात जरूरत की है ना। तो हमें, हाँ नहीं, बिल्कुल बात जरूरत की होती है। अभी हमें देखना भी होगा कि अभी वो कितने में ले रहे हैं, बट वो एक अलग इशू है, क्योंकि इट वाज नॉट जस्ट अबाउट डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, ये इंडस्ट्री के लिए भी थी गैस। बिल्कुल। और इंडस्ट्री हमारी इंडस्ट्री ऑलरेडी बैठ रही थी, क्योंकि हमारी एनर्जी कॉस्ट जो है बहुत ऊपर चली गई। बिल्कुल। अच्छा, अब बाकी तो एक बहुत जनरल बातें हैं कि यार एनर्जी मिक्स पर ज़्यादा काम करना चाहिए था, रिन्यूएबल, सोलर वगैरह। मुझे नहीं पता कि किस हद तक ये मुमकिन था, फ्रैंकली स्पीकिंग। पॉइंट ये है कि अच्छा, एंड ऑफ द आर्टिकल इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इन ऑर्डर टू कम क्लीन ऑन द LNG डील, ये हुकूमत के लिए बेहतर होगा कि तमाम पावर कॉन्ट्रैक्ट्स को पब्लिश कर दें। इंपोर्ट ऑफ फ्यूल्स, आपकी स्ट्रेटजी क्या है? और क्योंकि दुनिया में टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिकल, सॉरी मैं दोबारा जियोपॉलिटिकल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तब्दीलियाँ इतनी तेज़ी से आती हैं कि उसके साथ आप कैसे अडेप्ट कर सकते हैं। अडेप्ट करना हमारी स्किल कभी नहीं रही, ये आपको पता है। हम हमेशा लेट रिएक्ट करते हैं। तो सवाल ये बनता है, अगेन जिस सवाल से हमने शुरू ही किया था, कि क्या इसमें कोई मेजर किकबैक था इन दिस डील? हो सकता है, मैं नहीं कह सकता। यूजुअली जो भी $multi million इस तरह की डील्स होती हैं ग्लोबली, कहीं ना कहीं वज़ू करके तो नहीं होता। एग्जैक्टली राइट। या ये सिर्फ डेस्परेशन और मिसकैलकुलेशन थी कि यार अभी बस यार दे दे किसी भी हद में। कितना हार्ड बार्गेनिंग की थी कतर ने, और आपने अपनी वीक या जो आप समझते थे वीक पोजीशन, उसमें आपने कितनी बार्गेनिंग की? दूसरा ये कि नैब ने जो लेटली केसेस बिल्ड करने शुरू किए हैं, वो ये किए हैं कि एक सपोजिड वो नुकसान वो करते हैं, एक इमेजिनरी फिगर लेते हैं और कहते हैं कि जनाब आपने ये कर दिया और उससे ये इमेजिनरी एक नुकसान हो गया, जो कि पोटेंशियल नुकसान हो गया। अब वो उस पोटेंशियल नुकसान को आप अदालत में कैसे साबित करेंगे? नायब अदालत में तो साबित करना कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन जब यही चीज़ें सुपीरियर कोर्ट्स में जाती हैं। LNG पे हो गए ना, हाँ, ये 5वें साबिक वज़ीर आज़म हैं जो अरेस्ट हुए हैं। ये भी है, ये भी है। तो ये भी एक फन फैक्ट जिसे कहते हैं। तो LNG में नहीं थे, मतलब शोर वर्दी नहीं, वो तो अलग सी, तो वो कहानी हो जाती है। अब ये एक और इसका एक पहलू है। अच्छा, और अगर ये LNG हो गई है तो मुझे एक और चीज़ तंग कर रही है, इससे पहले कि बात ख़त्म हो जाए। ये जो अरशद मलिक वीडियो केस है, ये वाला, इसमें पुलिस ने मियां तारिक साहब को तो गिरफ्तार कर ही लिया था वीडियो बनाने के इल्जाम में। बेटे ये वाली वीडियो नहीं, वो वाली वीडियो बनाने। कौन सी वाली?
वो जो अंग्रेजी में अरशद मलिक की ओरिजिनल वीडियो जिसके ऊपर दूसरी वीडियो, यार अब कितने वीडियोस हैं कि अब मतलब क्या बताऊं तुम्हें यार, तुम खुद समझदार हो यार। कॉम्प्रोमाइजिंग का लफ्ज मैंने पढ़ा, मुझे नहीं पता इसका अंग्रेजी में क्या लफ्ज है। उन्होंने कोई समझौता मफाहमती वीडियो वो ओरिजिनली बकौल FIA के मियां तारिक साहब ने बनाई थी। तो मियां तारिक की मैंने तस्वीर देखी कल, जो है 2 FIA के लोग हाथ में इनके थैला है प्लास्टिक का शॉपर मियां तारिक के, और वो अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। फिर अब नासिर भट्ट के घर पे भी उन्होंने छापा मारा है, जो इस वीडियो में है, जो सियासी वीडियो है उस पर। हाँ राइट, वो अखलाकी अलग नहीं बिल्कुल समझ गए। सियासी वीडियो के नासिर भट्ट, अच्छा नासिर भट्ट के घर पे जब छापा मारा FIA ने, तो उन्हें फुल इत्मीनान था कि बंदा तो बैठा है लंदन में। तो उन्होंने रिपोर्ट में लिख दिया कि जी वो हमें नहीं मिला। अच्छा, ये जो हैं छापे अरशद मलिक साहब ने जो FIR दर्ज कराई है साबिक जज ने, उनकी बुनियाद पे एफिशिएंसी ये दिखाई गई है। अब मुझे नहीं पता कि सर आपने FIR पढ़ी है? इतनी मज़े की FIR है। उसमें ये लिखा है कि मैं मुल्तान में एडिशनल जज था 2003 से 2006 के दरमियान। तो मुझे जो है मुझे इंटॉक्सिकेट किया गया, और कुछ सेडेटिव्स वगैरह दे करके मेरी एक ऐसी गैर अखलाकी फ़िल्म बनाई गई, और बाद में मुझे फिर ब्लैकमेल किया जाता रहा। और ये भी लिखा है कि इतने सालों में नहीं किया गया मतलब ब्लैकमेल, और ये अचानक जो है ये वीडियो सामने आ गई। अच्छा, लेकिन ये कि बिल्कुल सही है, ये एक ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है। इसके जो मुजरिम हैं उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचना चाहिए। और इसी स्पिरिट में मैं ये जानना चाहूँगा कि साबिक जस्टिस जावेद इकबाल साहब की जो वीडियो थी, क्या उसके बनाने वाले भी कोई अरेस्ट हुए या FIA वगैरह उनके पीछे लगी हुई है, या रेत के नीचे मामला दब गया है? नहीं, सर से पाँव तक दोबारा मुफाहमत हो गई है। अच्छा, हाँ, वरना आपको याद है उन्होंने कहा था कि रेफरेंस दायर होगा उनके खिलाफ, और ये होगा वो सारा गैर अखलाकी बात है ना कि अगर ये उसूल यहाँ लागू हो रहा है तो मैं चाहूँगा कि वो कल्परेट भी गिरफ्तार हो जाएं जिन्होंने जावेद बंदा माफ भी कर दें। बस आप अपना ख्याल रखें, आपको आप जो है ना मतलब ये चुंगी वूंगी पे ना उठा ले जाएं। बहरहाल अब मैं ये नहीं कह रहा कि ऑन सीरियस, मैं बिल्कुल नहीं, वहाँ भी तो कोई वहाँ भी तो कोई मियां तारिक होगा, कोई नासिर भट्ट होगा। नहीं बिल्कुल, अब मैं थोड़ा सा वापस मतलब मेन टॉपिक। ऑन अ सीरियस नोट का क्या मतलब? यार मैं जो बोलने तो दो ना यार, आपको क्या पता कि नहीं, मैं यही कहने वाला था कि ऑन अ सीरियस नोट, इसका ये मतलब नहीं है कि ये बातें नॉन सीरियस हैं। कि आप देखिए, बड़ा एक दबाव होता है कि आप कह दे कि यार या तो बिल्कुल ही बेगुनाह है बंदा, या तो ये मतलब इससे ज़्यादा बड़ा कोई करप्ट और क्रिमिनल आपको दुनिया की तारीख में डिपेंड करता है किस टाइम में किस साइड पे है मिलेगा। डिपेंड करता है, यहाँ बैठ के हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम फैसला कर सकें। तो जितनी क्लियरली और जितनी हमें समझ आ रही है सिचुएशन की, हमने कोशिश की है कि आपसे भी बात करें। मतलब मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? तो इसमें करप्शन का इम्कान भी है, इसमें डेस्परेशन भी हो सकती है, इसमें गलत पॉलिटिकल रीडिंग जो है, इसमें जियोपॉलिटिक्स के प्रायोरिटीज़ और दबाव भी हो सकते हैं। और अगर ज़्यादा ज़हीन होते ये मुस्लिम लीगी, तो आप उन्हें पता होना चाहिए था कि हर हुकूमत का 5 साल का टेन्योर होता है मैक्सिमम, तो 5 साल की डील कर लेते, 15 साल की उन्होंने। पाकिस्तान का जो भी हुक्मरान होता है वो सोचता यही है कि 15 साल ही रहूँगा। बिल्कुल, सारे बेसिस कवर करने के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये एहतसाब भी हो सकता है और ये इंतकाम भी हो सकता है। और मैं इसे कवर करने के लिए, तुम्हारी बात को कवर करने के लिए कहूँगा कि ये एहतसाब भी नहीं हो सकता, ये इंतकाम भी नहीं हो सकता, लेकिन ब्रेक हो सकते हैं। ब्रेक ले लेते हैं एहतसाब में, लेकिन ब्रेक नहीं होगा। ये मैंने तो नहीं कैमरा से कवर तुम्हें करने। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। हमें इस शो को करते करते मेरा ख्याल है कि तकरीबन 4 से ज़्यादा साल अब हो गए हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें देख रहे हो, इसलिए हम ये शो करते आ रहे हैं। और उन 4 सालों में हर जुमे को तकरीबन हम एक कॉलर्स डे करते हैं, और उसमें मुख्तलिफ लोग कॉल करते हैं। कामरान अली साहब तकरीबन हर हफ्ते ही कॉल करते हैं और कुछ अपने तज्ज़िये पेश करते हैं, कुछ कमेंट करते हैं, कुछ सवाल करते हैं। और तकरीबन हर हफ्ते 1 या 2 कॉल्स आती हैं पेंशनर्स की। वो किसी भी इदारे के हों, चाहे वो
PDCL के हों या नेशनल बैंक के हों या मुख्तलिफ इदारों के हों, वो कॉल करते हैं और उनकी आवाज़ में जो दुख होता है वो, अगर आपने ये कॉल सुनी है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। धक्के खा खा के, कतारों में लग लग के, फिर भी उनका जो हक है उनको नहीं मिलता। इस हद तक के उन अदालत में हमेशा ये सवाल पूछा जाता है, आप भी ये सवाल पूछते हैं कि अदालत से रुजू किया। बिल्कुल उन्होंने अदालत से भी रुजू किया होता है, बल्कि कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाते हैं, फैसले भी आ जाते हैं, लेकिन अमल नहीं होता क्योंकि जो दूसरी साइड के जो वकील हैं वो या तो तारीख लेते रहते हैं या तो किसी ना किसी तरह, या अमूमन ये होता है कि नज़र सानी की अपील दायर कर दी जाती है और फिर वो नज़र सानी इतनी लंबी हो जाती है कि पेंशनर्स बेचारे जो हैं वो दुहाइयाँ ही देते हैं। और क्योंकि ज़ाहिर है पेंशनर्स हैं, एक उम्र होती है, और वो साहब सलीम साहब है ना, तो पिछले हफ्ते जी वो मोहम्मद सलीम साहब, हाँ मोहम्मद सलीम साहब, वो जब भी कॉल करते हैं वो बताते हैं कि आज मेरा फलाना साथी फौत हो गया, पिछले हफ्ते फलाना साथी, तो मसला इस तरह भी हल हो रहा है, मसला इस तरह पेंशनर नहीं रहेंगे तो मसला भी खत्म हो जाएगा। तो नेशनल बैंक के, PDCL के, वो बहुत इस तरह के इदारे हैं, बहुत इस तरह की कहानी है। लेकिन पिछले हफ्ते अगेन जब यही सवाल पूछा गया कि सर अदालत में क्या हुआ, तो मेरे ख्याल आपने उससे सवाल पूछा था कि आपके वकील कौन है, ठीक है। और मोहम्मद सलीम साहब इतने डेस्परेट थे कि वो कहते थे कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है, अब हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा को अपील करते हैं, और शायद वहाँ से भी कोई कॉन्टैक्ट आया है। लेकिन इसमें जब पूछा कि आपके वकील कौन है तो उन्होंने जवाब दिया सलमान अकरम राजा। तो हमने सोचा कि हमेशा हम वादा करते हैं कि आपकी केस को के ऊपर हम बात करेंगे, कम ही हमें मौका मिलता है, लेकिन आज हमने सलमान अकरम राजा साहब को ही दावत दी है कि वो ही हमें समझाएं कि आखिरकार ये मसला क्या है। सलमान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन। जो मैंने अभी एक जनरल सवाल पूछा है मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछता हूँ, मसला क्या है? एक्चुअली आपकी थोड़ी आवाज़ कट गई थी, थोड़ा आप दोहरा सकें अगर। जी सलमान साहब, मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ कि आप नेशनल बैंक के पेंशनर्स के वकील हैं, इतनी देर ये केस चला है, डिसीजंस भी आई हैं, अभी तक इनको इंसाफ किया, पेंशन क्यों नहीं मिली, मसला क्या है? देखिए, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक तय हो चुका है और एक रिव्यू पिटिशन नेशनल बैंक की अब 1.5-2 साल से है अदालत के सामने। मामला यहाँ ये था कि 30, 35, 36 साल लोगों ने काम किया बैंक में, और ये सिर्फ नेशनल बैंक की हद तक नहीं है, और भी हुकूमती इदारों के साथ यही हुआ, मुलाजमीन के साथ। 36 साल के बाद अचानक बोर्ड फैसला करता है कि जो पेंशन लोगों को मिलेगी 40 साल या 38 साल की मुलाजमत के बाद, वो 70% नहीं होगी, आखिरी जो लास्ट ड्रॉन पे है, जो आखिरी मुआवजा था, उसका 30% होगी, और उसका कोई ना कोई जवाज़ बोर्ड ने खुद ही तय किया और उसको नाफिज कर दिया। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि पेंशन क्या चीज़ है, क्या ये एक बादशाह की तरफ से दी जाने वाली खैरात है, या ये एक हक है जो एक मुलाजिम हासिल करता है अपनी मेहनत, अपनी मुलाजमत के नतीजे में, और उसके बाद उस हक को यकतरफ़ा तौर पे तब्दील करना किसी भी बोर्ड का या किसी भी मालिक का हक नहीं होना चाहिए, ख़ास तौर पे जब वो मालिक हुकूमती ताकत रखता हो या हुकूमती मिल्कियत में हो, जिस तरह के नेशनल बैंक है। तो इसको चैलेंज किया हाई कोर्ट में, वहाँ भी हमें हुई कामयाबी। हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि ये इस तरह तब्दीली नहीं की जा सकती थी, पेंशन को 70% से 30% नहीं किया जा सकता था। और आप सोच सकते हैं कि लोगों को 36, 38 साल, 40 साल की मुलाजमत के बाद ये कहा गया कि आपको सन 2010 में 12 में 5,000 रुपये महीना पेंशन मिलेगी, और ये 60, 62, 65 साल का शख्स, और अब मुकदमा होते होते इन लोगों की उम्रें जो हैं 75 साल से बढ़ चुकी हैं, और जो पेंशन इनको जिस रेट पे मिलनी चाहिए थी सन 2000 में, 2001 में, उसके लिए अभी भी ये तगोदौ कर रहे हैं, मुंतज़िर हैं। सुप्रीम कोर्ट तक फ़ैसला इनके हक़ में, पेंशनर्स के हक़ में हो चुका है। हाई कोर्ट में फ़ैसला होने के बाद नेशनल बैंक सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ भी फ़ैसला हो गया, और अब एक रिव्यू है, उसके इंतज़ार में अब भी पेंशन जो है वो पूरी नहीं अदा की जा रही।
तो सलमान, रिव्यू नॉर्मली तो ज़्यादा वक्त नहीं लेता। वो जो हमारे पेंशनर भाई थे मोहम्मद सलीम, उन्होंने कहा 2 साल हो गए हैं गालिबन और अभी तक नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। अब जाहिर है वो तो इस बात को नहीं समझ सकते कि केसेस की कितनी पेंडेंसी है, कितना वक्त लगता है। तो क्या कोई उनके इत्मीनान के लिए आप उन्हें बताते हैं कि इतना वक्त लगेगा अभी मज़ीद? देखिए, इसमें हुई है एक हेयरिंग चंद माह कबल और अब मुझे उम्मीद है कि इसी साल के दौरान रिव्यू का भी फैसला हो जाएगा और जो भी इसका हतमी इख्तिताम है मामले का वो हो जाएगा। लेकिन ये मामला सिर्फ इस एक मुकदमे से बढ़कर है। बिल्कुल। इसमें जो चीज़ सामने आती है वो ये है कि हमारे मुल्क में हमारे कानूनी निज़ाम का क्या रवैया है मुलाजमीन की जानिब, और ख़ास तौर पे वो मुलाजमीन जो हुकूमती इदारों या हुकूमत की मिल्कियत में काम करने वाले इदारों के मुलाजमीन हैं। हमारे यहाँ एक तसव्वुर है जो आज़ादी से पहले का एक तसव्वुर है, हम इसको कलोनियल दौर सरमायादाराना बल्कि इस्तेमारी दौर की एक याद समझते हैं, मास्टर एंड सर्वेंट, यानी कि मालिक और नौकर का ताल्लुक़ है मुलाजिम और रियासत के दरमियान। और रियासत चाहे तो मुलाजिम के साथ, अपने अफसर के साथ वो सलूक करेगी जो कोई मालिक अपने नौकर के साथ कर सकता है। तो दर हकीकत ये एक बड़ा मसला है जिसका अभी तक हल नहीं हो सका। हमारे कानूनी निज़ाम में जब कोई हुकूमती इदारे का मुलाजिम पिटिशन लेकर अदालत के सामने आता है तो पहला सवाल ये होता है कि तुम्हारे जो रूल्स थे जिनके तहत तुम मुलाजिम थे, क्या वो स्टैच्यूटरी थे या नॉन स्टैच्यूटरी थे। अब ये एक बड़े मज़े की तफरीक है। स्टैच्यूटरी रूल्स क्या हैं उस पर भी साल बहस होती रही। फिर ये कहा गया बिलाखिर कि अगर वो किसी कानून के तहत, अगर उसका ज़ाब्ता जिसके तहत वो मुलाजिम था तय किया गया था तो फिर वो स्टैच्यूटरी है, लेकिन अगर ख़ुद मुख्तार बोर्ड ने कोई फ़ैसला कर दिया था तो वो स्टैच्यूटरी नहीं है। उस सूरत में बोर्ड जो है वो हावी है, और अगर बोर्ड के किसी फ़ैसले पर एतराज़ है मुलाजिम को 30, 38, 40 साल मुलाजमत के बाद तो जाए सिविल कोर्ट में हरजाने का मुकदमा करते। अच्छा, लेकिन अगर उसको गलत तरीके से बरतरफ किया गया है तो वापस उसको भर्ती नहीं किया जाएगा। सलमान, एक छोटा सा वक्फा लेना है और बहुत इंटरेस्टिंग ये है क्योंकि केस एक प्रेसिडेंट बन सकता है उन लाखों पेंशनर्स के लिए जो धक्के खा रहे हैं। एक वक्फे के बाद आपके पास आते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में जो पेंशनर्स के साथ सलूक होता है और वो भी सरकारी इदारों की तरफ से। और ऐसा ही एक केस जो सलमान अकरम राजा ने जिसका बेड़ा उठाया है। और सलमान, हम आपको बताएं, जब लोग फ़ोन करते हैं तो आपको दुआएं देते हैं कि आपने ये केस उठा लिया। उनको तो शायद उम्मीद नहीं थी कि आप ये केस उठाएंगे, लेकिन इतनी जो देर तक ये केस चलता है, जो लोग मर जाते हैं इसमें, ठीक है, वो कहाँ जाएं, वो क्या इस अदालती निज़ाम के ऊपर देखें? देखिए, जो मुकदमों की तवालत का मसला है, ज़ाहिर है ये बहुत अहम तरीन मसला है हमारे अदालती निज़ाम में, और मुख्तलिफ चीफ़ जस्टिस साहिबान इस हवाले से ज़रूर कोशिश करते रहे हैं। हमारे मौजूदा चीफ़ जस्टिस साहब ने ख़ुसूसी तवज्जो दी है कत्ल के मुकदमात क्रिमिनल अपील्स की जानिब। इस वक्त क्रिमिनल अपील्स के हवाले से बताया गया है कि पेंडेंसी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, सुप्रीम कोर्ट में बाज़ अज़ला में भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। लेकिन हमें पूरे निज़ाम को, मैं समझता हूँ, ठीक करना होगा, क्योंकि तवज्जो जब एक तरफ मबजूल होती है वहाँ तो कुछ बेहतरी आ जाती है, लेकिन वो मामलात जो नज़र से रह जाते हैं, जैसा कि उमूमी मुकदमात हैं या ये पेंशन के मामलात हैं या लेबर के हवाले से मामलात हैं, तो वहाँ यकीनन तवालत बहुत है। तो इसका हल तभी होगा जब हम पूरे ही अपने निज़ाम को ठीक कर पाएंगे। वरना ये है कि खुसूसी तवज्जो किसी की हासिल करके आप अपना मुकदमा आगे कर देते हैं, उसमें कुछ तेज़ी आ जाती है, फिर वो पीछे कहीं रह जाता है, नज़र उससे हट जाती है, किसी और मामले की तरफ चली जाती है। तो हमें कोशिश यही करनी है कि पूरा निज़ाम हमारा बेहतर हो, लेकिन ख़ास तौर पे जो कमज़ोर तबके हैं, और उसमें मैं बिल्कुल लेबर को रखूँगा और ख़ास तौर पे पेंशनर्स को रखूँगा,
उनके मामलात के लिए एक खुसूसी मैं समझता हूँ तवज्जो का कोई निज़ाम होना चाहिए। सलमान साहब, आपको नज़र आ रहा है कि कहीं भी किसी की भी तवज्जो है इस मामले पर? क्योंकि हम सालों से ये सुन रहे हैं, यकीनन आप उससे भी ज़्यादा तक सुन रहे होंगे, और जो पेंशनर्स भुगत रहे हैं वो तो पता नहीं दिहाइयों से भुगत रहे हैं। जी, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इन मामलात पे तवज्जो शायद इसलिए नहीं है कि हाई प्रोफाइल मुकदमात से ही इतनी फुर्सत नहीं मिलती है कि इस तरह के जो इंसानी मसले जो लाखों लोगों की ज़िंदगियों पे बराह रास्त असरअंदाज हो रहे हैं उन पे तवज्जो जा सके। जी, ऐसा भी यकीनन हुआ माजी में, जो हमने देखा पिछले चंद सालों में या 2018 के दौरान। अगरचे 2018 के दौरान पेंशन के कुछ मामलात को बैंकों के हवाले से खुसूसी तौर पे उठाया गया, लेकिन ये मामला जो नेशनल बैंक के 11,000 पेंशनर हैं, ये किसी वजह से सामने नहीं आ सका और इल्तवा का शिकार रहा। तो इसमें ये मैं कह रहा हूँ कि एडहॉकिज़म है कि कोई बात समझ नहीं आती कि कौन सा मुकदमा तेज़ी से क्यों चलता है और कौन सा मुकदमा बिल्कुल पसे पुश्त हो जाता है, उसकी क्या वजह है। तो निज़ाम में एक तरीका होना चाहिए कि मुकदमे जब नहीं चल रहे या बहुत देर हो गई है तो एक रेड फ्लैग जो है वो उठना चाहिए कि इस मुकदमे को अब इतने साल हो गए, इतना अरसा हो गया, और वो अपने आप निज़ाम में कोई तरीका हो कि वो आगे बात चल सके। चलें सलमान, बहुत शुक्रिया। होपिंग के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा जिस तरह उन्होंने दूसरे मुकदमात का नोटिस लिया है, कम से कम पेंशनर्स के लिए जो है, और इस केस पे स्पेसिफिकली नेशनल बैंक के जो पेंशनर्स हैं उनका रिव्यू पिटिशन जो है वो उठाएंगे और जल्दी डिसाइड करेंगे, क्योंकि वो नज़ीर बनेगी और वो दूसरे इदारों के लिए। लेकिन अगेन जो बिल्कुल मुझे पता है वक्त कम है, लेकिन सलमान साहब ने जो भी बात की ना 100% दुरुस्त है। देखें, ये सिर्फ एक इदारे के मसला नहीं है, एक केस का मसला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का मसला नहीं है, सिस्टम का मसला है। निज़ाम, लेकिन बिल्कुल कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए, कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए। और हमारे निज़ाम का मसला ये है कि कम से कम ऊपर से अगर कोई धक्का आए तो धक्का आए, डंडा आए तो वो कुछ ना कुछ वो हो जाता है। बेशक। और इसी उम्मीद के साथ आज का शो भी ख़त्म करते हैं कि कम से कम पेंशनर्स की फ्लाइट जो है वो ख़त्म होगी, और कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।